नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का और जिसमें आप अपने सवाल खुद पूछ सकते हैं उनसे जिनको जवाब देने की जरूरत है। नेशनल हेराल्ड केस पर ईडी के एक्शन को लेकर राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही। संसद में आज भी इस मुद्दे पर भारी हंगामा मचा। कल यानी शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के घर को घेरने का प्लान है। चाहे ये घेरने का प्लान महंगाई के मुद्दे पर है, पर कहीं ना कहीं दिल में और दिमाग में कांग्रेस के जो ये प्रोटेस्ट है वो ईडी को लेकर ही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है और इस सब के बीच टाइम्स नाउ नवभारत ने देश भर में हेराल्ड हाउस की प्रॉपर्टी की पड़ताल की है। लेकिन पहले मैं आपको एक एक कर तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। हेराल्ड इशू पर इंपॉर्टेंट बयान सुनवाती हूं, लेकिन पहले देखिए संसद में कैसे महाभारत मची है। महंगाई और बेरोजगारी पर बहस के बाद अभी करीब 30 बिल बचे हुए हैं जो बहस और उसके बाद पास होने के लिए लंबित हैं। लेकिन जब से सत्र की शुरुआत हुई है तब से हर दिन नारेबाजी किस बात को लेकर हो रही है वो में खड़े होकर क्वेश्चन नंबर माननीय सदस्य ऑनरेबल मेंबर, बेल में खड़े होकर आसन से बात करोगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अपना क्वेश्चन नंबर 264 श्रीमती नवनीत राणा। राज्यसभा में भी आज कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि वो सदन की कार्रवाई में शामिल होने संसद आए हैं, लेकिन कुछ देर पहले ही उन्हें ईडी की नोटिस मिली है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल भी मैंने नोटिस दी थी। जो ऑटोनोमस बॉडीज का मिसयूज हो रहा है और विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए हर कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। अरे यू रिप्लाई ऑन दैट वन, यू रिप्लाई, आई विल लिसन, अरे आई विल रिप्लाई, डोंट लिसन, यू रिप्लाई। खड़गे के इस बयान पर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने रिएक्शन दिया। कहा एजेंसियां उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही हैं जिन्होंने कुछ गलत किया है। सुनिए उनका बयान। हम सब सदन में माननीय सांसद यहाँ कानून बनाने के लिए आते हैं। कानून की एजेंसीज अपना काम कर रही है। शायद उनके सरकार में रहता होगा कि सरकार दखल अंदाज करती होगी इन एजेंसीज के काम पे। हमारी सरकार कभी एजेंसीज के काम में दखल अंदाज नहीं करती है। जो उनका काम है, द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। उसमें केंद्र सरकार का या कोई राज्य सरकार की दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह ने यह सवाल उठाया कि जब संसद का सत्र चल रहा है तो ईडी ने विपक्ष के नेता को क्यों तलब किया है। यह सुबह 11 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद भी किया जा सकता था। हालांकि इस सब के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर 12:20 पर संसद से निकले, यंग इंडियन के ऑफिस पहुंचे और ईडी के सामने पेश हुए। सोर्सेस के मुताबिक वहां ईडी के 6 अधिकारी पहुंचे थे। खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने यंग इंडियन के ऑफिस में तलाशी अभियान चलाया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे यंग इंडियन के प्रिंसिपल ऑफिसर हैं। कल भी ईडी ने इन्हें ईमेल के जरिए दिल्ली के हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडियन के दफ्तर में मौजूद रहने के लिए कहा था, लेकिन जब ईडी की टीम वहां पहुंची तो खड़गे नहीं पाए गए, जिसके
माफ कीजिएगा, जिसके बाद ईडी ने यंग इंडियन लिमिटेड दफ्तर को सील कर दिया, जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम मोदी से डरते ही नहीं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल जी जी बोलने दीजिए जी, ठीक है। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा जी। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा का रिएक्शन आया। संबित पात्रा ने कहा कि देश का कानून सबके लिए समान है। अब कानून से ना रन करने दिया जाएगा, ना ही रन यानी कि अंग्रेजी वाला रन भागने की कोशिश करने दी जाएगी। सुनिए संबित पात्रा। आज सुबह यह कहना कि अब याचना नहीं रण होगी, रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी। नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा, RUN रन। Neither you should fight against the system, nor you should run away from the system. रण वर्सेस रन तो आपने सुन लिया। अब मैं आपको नेशनल हेराल्ड केस को बहुत आसान शब्दों में फिर से समझाना चाहती हूं। नेशनल हेराल्ड की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से पहले 1938 में की। तब इसमें 5000 शेयर धारक थे। तय हुआ था कि अखबार निकालेंगे। 2008 तक अखबार निकला भी और चला भी। 2008 में हेराल्ड के सभी प्रकाशन बंद हो गए, मतलब अखबार 70 साल चला। इसकी मदर कंपनी एसोसिएटेड जर्नल थी। AJL कंपनी घाटे में चली गई। यंग इंडियन के जरिए कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ का लोन दिया। लोन नहीं, ट्रांसफर करने के बदले AJL का शेयर यंग इंडियन के नाम पर चला गया। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% शेयर होल्डिंग है। 2013 में यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में उठाया। कांग्रेस भी कोर्ट गई, FIR रद्द कराने तक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में राहत नहीं दी। ये सब होते होते आज 2022 आ गया है और पहली बार इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन हो गए, पूछताछ होने लगी। कल यंग इंडियन का दफ्तर सील हो गया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले में आगे होगा क्या? तो देखा आपने कि नेशनल हेराल्ड केस पर ईडी के एक्शन पर किस तरह सियासी संग्राम मचा है। आगे क्या होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा ही कुछ बंगाल में अर्पिता पार्थ केस को लेकर है, जहां अभी तक अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से 56 करोड़ कैश, 3 करोड़ से ज्यादा का सोना मिल चुका है। आज टाइम्स नाउ नवभारत के पास एक ऐसा सबूत लगा है जिसमें LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के वो पेपर है जिसमें अर्पिता के LIC पेपर में पार्थ चैटर्जी नॉमिनी हैं। और ये कब का पॉलिसी है? 2012 का, जो मार्च इस साल यानी 10 साल के बाद 2022 में मैच्योर हो गया। यानी कि 10 साल से पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बीच में नॉमिनी लिखा हुआ है पार्थ चैटर्जी को। यह संबंध कागज पर ब्लैक एंड व्हाइट है। ऐसे 31 पेपर बताए जा रहे हैं जिनमें ये पॉलिसीज हैं और नॉमिनी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अर्पिता मुखर्जी के नाम पर बताया जा रहा है। इस बीच ममता बनर्जी दिल्ली आई हुई हैं। वो सरकार को घेरने के प्लान बना रही हैं।
कांग्रेस ने सरकार को घेरने का अलग प्लान बना रखा है। कल मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर पीएम आवास के घेराव का है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से दबाव की कोई रणनीति काम आती इस वक्त तक तो दिख नहीं रही। नेशनल हेराल्ड के इस गंभीर मुद्दे पर टाइम्स नाउ नवभारत ने देश भर में हेराल्ड हाउस की प्रॉपर्टी को लेकर पड़ताल की। नेशनल हेराल्ड हाउस किस हालत में है, इसकी जानकारी जुटाई। हमारे रिपोर्टर मुंबई, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ के हेराल्ड हाउस का जायजा भी लेकर आए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लखनऊ में हेराल्ड हाउस की बिल्डिंग, जिसे नेहरू मंजिल कहा जाता है, उसमें बियर की दुकान खुली है। इस इमारत में एजेएल का ऑफिस है जो बंद पड़ा है। देखिए मौके से ये रिपोर्ट। महत्वपूर्ण इलाका है, शहर के बीचों बीच नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर है, लेकिन अब इसे पूरी तरह से कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 100 से 150 दुकानें इस पूरे प्रीमाइसेस में बनी हुई हैं। बियर की दुकान भी है, बियर दुकान केसरबाग लिखा है। ये भोलू गुप्ता इसके मालिक हैं। कहाँ भैया, भोलू जी कहाँ पे हैं? भैया वो बैठे हैं उधर। तो दुकान के लोग बाहर बैठे हैं। सीधे देखिए, ये पूरी गैलरी में आप देखेंगे नीचे बेसमेंट का एरिया, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर। लगभग 150 दुकानें हैं जो इस पूरे प्रीमाइसेस में मौजूद है। सामने एक दुकान और खुली हुई है और ठीक सामने ही इसका नेशनल हेराल्ड का दफ्तर भी हुआ करता था, लेकिन बीते 1 साल से वो बंद है। यहाँ पे हार्डवेयर की ये दुकान है। यहाँ पे पूरा मार्केट बन गया है। ये भैया हमेशा से ही ऐसे खाली पड़ा हुआ है। हमेशा मतलब कितने साल से? अब जहाँ लगभग हम लोगों की पैदाइश का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 30-35 साल से तो खाली पड़ा ही हुआ है। आपकी भी दुकान इसमें है? जी हाँ। तो आपकी खुद की दुकान है या किराएदार हैं आप? जी हम किराएदार नहीं, हम खुद के मालिक हैं, रजिस्टर्ड मालिक हैं। मतलब आपने नेशनल हेराल्ड से, एजेएल से ये दुकानें खरीदी हैं? जी नहीं, आरोही से खरीदी है। आरोही मतलब? आरोही बिल्डर कपूरथला पे जो है। अच्छा, लेकिन ये पूरी संपत्ति तो नेशनल हेराल्ड की है। अब हमारी जानकारी में जितना है मैंने आपको बताया। आपने अब तक हेराल्ड हाउस पर सियासत जो देखी है, हमने आपको ये इन्वेस्टिगेशन भी दिखाई और आप जान लीजिए कि जनता इस पर क्या सवाल पूछ रही है। किसकी कंपनी किस नाम से ली हुई, कैसे आगे बिक गई, बियर क्यों बिक रही है इसमें, ये सारे सवाल जनता के मन में उठ रहे होंगे। तो आज पब्लिक का सवाल है, आखिर कांग्रेस ईडी का सामना करने से क्यों बचना चाहती है। सवाल नंबर 2, क्या सरकार को घेरने में नाकाम कांग्रेस हर मुद्दे पर सियासत खेलना चाहती है और विक्टिम कार्ड अपना दिखाना चाहती है। सवाल नंबर 3, आखिर मोदी का घर घेरने से हेराल्ड वाले दाग क्या धुल जाएंगे। यही है आज सवाल पब्लिक का। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार के 2 भाई ईडी और सीबीआई, इस बात में कितनी है सच्चाई, ये भी आज पब्लिक पूछ रही है। और आइए इन सवालों के जवाब देने के लिए हम बुलाते हैं अपने साथ हमारे पैनलिस्ट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नलिन कोहली, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हैं, रतन शारदा राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मानव जायसवाल स्पोक्सपर्सन है, तृणमूल कांग्रेस के आशुतोष मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस के सपोर्टर कहते हैं, लेकिन कांग्रेस परिवार से इनके रिश्ते भी हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, अब बियर की दुकानें खुली हुई हैं लखनऊ के हेराल्ड हाउस में, इसके अलावा कुछ हार्डवेयर की दुकानें हैं जो बिक चुकी हैं, कोई कपूरथला में है ओनर जो बेच रहा है आगे लोगों को। ये कांग्रेस रियल एस्टेट के बिजनेस में है या अखबार चलाने के बिजनेस में है। और दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि संसद सत्र चल रहा है। वाजिब है उनका, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, ईडी के दफ्तर से यह जानकारी मिली है कि आज उन्होंने जाकर जब यंग इंडियन के एम्प्लॉय लिस्ट देखा तो एम्प्लॉय लिस्ट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, यानी कार्यकर्ता कोई है नहीं। ले देकर एक सीईओ है जो है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लेकिन यंग इंडिया के सीईओ भी है।
तो सीईओ को बुलाया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तो नहीं बुलाया है, और वो अकेले ऐसे कार्य करता है उस पूरे यंग इंडियन के, तो और किसको बुला भी सकते थे, कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब कांग्रेस को इस पर क्या एतराज हो सकता है? तहसीन पूनावाला, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का दोबारा से मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। ईडी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के इन्वेस्टिगेट करती है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो सवाल पूछते हैं, वो आकर मीडिया को लीक करती है सूत्रों द्वारा। ये किस तरह की इन्वेस्टिगेशन है? नलिन कोहली जी एक बहुत वरिष्ठ लॉयर है, वो जानते हैं कि गलत है, लेकिन ईडी करती है गलत काम। ईडी का नया नाम हो गया बीडी, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंशन है। दूसरी बात, वहां पर बियर की दुकान है, रेस्टोरेंट है, कुछ बिका है, अच्छी बात है, ये सारे सबूत आप आदित्यनाथ जी को दे दीजिए, पुलिस उनके नीचे आती है। बीजेपी शायद कब्जा करती होगी, अब क्या पता इस चीज को। सवाल यह है कि सरकारी जमीन है, एजेएल को लीज पर दिए, किसने इस पे कब्जा किया? अवैध कब्जा किया, तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। तीसरी चीज, एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी इज बीइंग मेट, कोई वहां पर क्या बेच रहा है, अगर कोई रेस्टोरेंट है, कुछ और है, तो लाइसेंस तो सरकार ने दिया, स्टेट सरकार और केंद्र की सरकार, उनसे सवाल पूछे। गांधी परिवार और खड़गे जी से सवाल पूछते क्या? और चौथी चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, बांधने कांग्रेस को तू आया है मोदी जी, बांधने कांग्रेस को तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है? यदि बांधना चाहे कांग्रेस को तेरा मन, पहले बांध अनंत गगन। कुर्सी को त्याग न कर सकता है, वो कांग्रेस को कब बांध सकता है? वो कांग्रेस को कब बांध सकता है? मैं विनम्रता से ये दिनकर जी की पोएम मोदी जी और बीजेपी को डेडिकेट करता हूं। तहसीन पूनावाला जी, अच्छी पोएम आपने सुनाई, लेकिन मैं तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। तस्वीरें जो इस वक्त हेरल्ड हाउस से आ रही हैं, बताया जा रहा है कि 6 अफसर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी। ये तस्वीरें कुछ हेरल्ड हाउस से इस वक्त जो सवाल पूछे जा रहे हैं, और शायद मल्लिकार्जुन खड़गे से सवाल कम उनकी प्रेजेंस में सर्च किया जा रहा है कि दस्तावेज अगर कोई ऐसे हों, लेकिन यह भी बताया जा रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे आप देख सकते हैं दरवाजे के शीशे से थोड़े नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां बैठे हुए हैं और कुछ लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आ रही हैं नेशनल हेरल्ड हाउस से, जिस हेरल्ड हाउस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अब तक सर्च जारी है। नलिन कोहली जी, आपने शेरो शायरी सुनी, कविता सुनी, लेकिन जवाब कोई नहीं मिला, ना दर्शकों को ना हमें, कि यहां पर एम्प्लॉय कोई है नहीं। यंग इंडियन ने एजेएल खरीद लिया, और हेरल्ड हाउस हमने तो देश भर में देखा है, लेकिन लखनऊ के जो हमने तस्वीरें दिखाई वहां पर दिख रहा है कि बियर की दुकानें खुली हुई हैं और वहां प्रॉपर्टी बेची भी जा रही है, हार्डवेयर की दुकानें भी खुल गई हैं, लोग उसके मालिक भी हैं और रजिस्टर्ड भी है। तो नलिन कोहली जी, मुझे इस बात की हैरानी है कि अगर ये दुकानें बिक रही थी तो ये पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि हेरल्ड हाउस का जो केस है वो तो 2013 से चल रहा है, अब तक सामने क्यों नहीं आया? और दूसरी बात सबसे ज्यादा बड़ी ये है कि 2013 से 2022 तक ये मामला चल रहा है, इसकी पूरी तरह से जांच कब खत्म होगी? क्योंकि 9 साल इस पर सियासत देख देख के पब्लिक थोड़ी हैरान है कि इसका कंक्लूजन कब होगा। नाविका जी, पहली बात, आपने देखा और खुद भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी या उनके समर्थक जो है असली मूल मुद्दे का जवाब देने से कतराते हैं, उसका जवाब नहीं देते, बाकी प्रश्न और जवाब किसी और चीज का जरूर देंगे। विषय बड़ा सरल है। विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसे चंदा मिलता है, राजनीतिक दल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत बनता है। कांग्रेस पार्टी बैंक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 90 करोड़ या 100 करोड़ रुपए उधार दे देती है एक कंपनी को जो नेशनल हेरल्ड की कंपनी है, एजेएल। क्यों भाई? आपको क्या लगी हुई है कि आप जो है एक राजनीतिक दल की जगह जाकर एक पेपर या उसकी संपत्ति को कब्जा करने के लिए लोन दे रहे हैं? अब अगर कांग्रेस की बात होती तो एक अलग है। ये लोन देने के बाद कांग्रेस अपना हाथ धो दे देती है और ये लोन को ट्रांसफर कर देती है एक निजी कंपनी जिसमें 38% सोनिया गांधी जी का शेयर है, 38% राहुल गांधी जी का शेयर है, 76% उनकी कंपनी है। उसमें ये सारा जो है 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए के लिए ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी प्रश्न आता है कि क्यों ये कंपनी लेना चाहती है सारी संपत्ति। उसका जवाब आपके खुलासा में आ चुका है, क्योंकि संपत्ति बेची जा रही है,
अवैध रूप से बेचा जा रहा है, पैसे शायद कमाए जा रहे हैं, कोई बिल्डरों के साथ कोई नाता बन रहा है, शराब की दुकानें बन रही है, और यही शायद सब जांच जो है इस वक्त चल रही है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीईओ के नाते जवाब दे रहे होंगे ईडी को। अब मैं सवाल पूछना चाहती हूं मनोज जायसवाल से। मनोज जायसवाल जी, तृणमूल कांग्रेस ने भी मानव जायसवाल जी, माफ कीजिएगा, मैं पता नहीं क्यों आपके नाम लेने में इतना डर जाती हूं कि आपका नाम ही गलत ले लेती हूं। मानव जायसवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, तृणमूल कांग्रेस कह रही है ईडी जो है वो सेंट्रल एजेंसी है और मोदी और शाह के इशारों पर काम कर रही है। ये विपक्ष की सारी पार्टियों का एक सुर में गीत बजता है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो 2012 की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें दिख रहा है अर्पिता मुखर्जी के नाम पर ये 2.5 लाख की पॉलिसी है, 50,000 का प्रीमियम है, ये सब कुछ हम आपको दस्तावेजों में दिखा रहे हैं, और इसमें नॉमिनी है पार्थ चैटर्जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 10 साल से नॉमिनी के रिश्ते हैं अगर किसी के साथ, तो किसी ने मुझे एक लाइन भी बताई कि अर्पिता के पार्थ जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब ये रिश्ते हैं और बंगाल में किसी को पता ही नहीं था, तृणमूल कांग्रेस में किसी को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा था, और आप लोग तारीफ करते थे उनकी पूजा के स्टेज पर, लेकिन आपने कहा कि उसके पास जो पैसे मिलते हैं उनका हमें पता नहीं। ये पैसे का लेना देना, ये नॉमिनी बनाना, अब तो पैसे के कुछ रिश्ते समझ आ रहे होंगे तृणमूल कांग्रेस को कि अभी भी ईडी की ही गलती है। मैडम, सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को नमन। बहरहाल आपने बड़े सुंदर से तरीके से बोला, समय समय की बात है मैडम। जिनका पैसा है वो लोग आज यहाँ नहीं है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के वजह से यहाँ हूँ। जहां तक बात है मैडम, ये ईडी सीबीआई बहुत कुछ होता है मैडम। आज मैं आपके देश, हमारे देश में जो चल रहा है, अभी एक 5G चल रहा है मैडम, 1.5 लाख करोड़ में 5G सैंक्शन हो गया। 2007 में 1,76,000 करोड़ का घोटाला था, विनोद राय जी ने किया था, बताया था कि भाई इतना बड़ा घोटाला हुआ है। 15-16 साल बाद 5G बिकता है 1.5 लाख करोड़ में। ये है भ्रम फैलाने की शक्ति बीजेपी की। बीजेपी देश भर में भ्रम फैलाना चाहती है, वो बताना चाहती है सब करप्ट है, वो दूध के धुले हैं। अरे सच में वो दूध के धुले हैं, क्योंकि इतना टैक्स ले रहे हैं ना, वो इतना टैक्स वो कर रहे हैं कि बाकी लोगों के पास दूध मिल नहीं रही है, सारे दूध उनके पास चले जा रहे हैं। और जहां तक बात हमारी पार्टी की मैडम, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है, 6 दिन में उठा के हटा दिया, और क्या हम करेंगे। और ईडी सीबीआई को हम नमस्कार करते हैं, भैया जल्द से जल्द केस को कामिल करिए, ट्रायल में जाइए, उसको जल्द से जल्द सजा दिलवाइए। ये 10 साल 20 साल 25 साल वाला झमेला झुंझुना मत बजाइए। ये लोग का बहुत बड़ा वो है मैडम, ये बहुत बार बोलते हैं नविका जी बेल पे है, बेल पे, ये बेल पे है, वो बेल पे है। अरे बेल पे क्यों, जेल कर दीजिए, क्या तकलीफ है, लेकिन आप कम से कम प्रूफ तो कर दीजिए। प्रूफ करने में आपके इतने सारे 0.41% आपका स्ट्राइक रेट है। अरे इतना स्ट्राइक रेट तो किसी घटिया से घटिया प्लेयर का भी नहीं होगा। आपका स्ट्राइक रेट क्या है मानव जायसवाल जी? ये तो ये कागज बता रहा है, आपके मंत्री हैं 2012 से, ये कागज है, और ये जो कागज है, जो सबूत है, ये झूठ नहीं बोलते। और इस पे जो नाम लिखा हुआ है पार्था चैटर्जी का नॉमिनी के नाम पर अर्पिता मुखर्जी की पॉलिसी में, ये क्या बताता है? अब आप घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं मुझे। चलिए, ईडी बहुत बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी बहुत बुरे हैं, इनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनके साथ भी बुरा होगा, ये मान लेते हैं। आप तो मुझे बस इतना समझाना आपकी ऊपर जिम्मेदारी है कि ये जो चल रहा था 10 साल से, 2012 से लेकर 2022 तक का, आपको किसी को कुछ पता ही नहीं था। आप सिर्फ मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि ये सबूत आप मानते हैं, हाँ या ना? ये रिश्ते कुछ उजागर करता है, हाँ या ना? मैडम, क्या हमने किया? उनके सारे पोस्ट हमने ले लिए। आपने बोला रिश्ते, नाक के नीचे बहुत कुछ चल रहा था वगैरह वगैरह। आई एम सॉरी मैडम, दावस में थपथपाए जाते हैं नीरव मोदी जी। जम्मू कश्मीर होम मिनिस्टर के पीछे तालिब हसन, कौन? टेररिस्ट। अब ये टेररिस्ट पहुंचते हैं, इनके क्या रिश्ते हैं मैडम? पूछा क्या आपने? अरे राजस्थान में उदयपुर में क्या हुआ? गले काट दिए मेरे हिंदू भाई के।
कौन थे वो कार्यकर्ता? बीजेपी के। अब ये बीजेपी क्या है मैडम? भारत जलाओ पार्टी, भारत को तोड़ने वाली पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त नेशनल हेराल्ड हाउस से, दिल्ली के नेशनल हेराल्ड हाउस से बाहर निकल रहे हैं। शायद पूछताछ और सर्च पूरी हो गई है, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त हेराल्ड हाउस से बाहर निकल रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। और रतन शारदा जी, शायद रिपोर्टर्स कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं तस्वीरों की तरफ, सुनते हैं क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कैमरास पर बोलते हैं या नहीं। पूछताछ के बाद दफ्तर से निकले हुए कम से कम दर्जन भर माइक्स लगे रह गए उनकी गाड़ी के सामने, लेकिन कुछ बोले नहीं, बस बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। गाड़ी का शीशा ऊंचा किया खड़गे जी ने और निकल गए हेराल्ड हाउस से। बहादुर शाह जफर मार्ग पर है, वहां से खड़गे जी निकल गए और शायद अपने घर की तरफ चले गए। रतन शारदा जी, आपने सुना कांग्रेस की दलीलें, आपने सुना मानव जायसवाल जी को, तृणमूल कांग्रेस, और मैं आपके सामने दो सबूत लेकर आई हूं। हेराल्ड हाउस लखनऊ में जहां बियर बिक रही है और लाइफ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट अर्पिता मुखर्जी के नॉमिनी है पार्थ चैटर्जी। और अब इस पर बहुत सी दलीलें दी गई। तहसीन पूनावाला ने भी किसी सवाल का जवाब सीधी तरह से नहीं दिया, मानव जी ने भी नहीं दिया। मैं पूछना चाह रही हूं, ये ईडी को कोसना, ये बीजेपी को कोसना, क्या इस बात का संदेश देता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई जो है उसका सामना नहीं कर पा रही विपक्ष की पार्टियां, और जो सबूत दस्तावेज दिख रहे हैं उन पर कोई जवाब है नहीं उनके पास? नाविका जी, आपको याद होगा जब भी कोई राजनीतिक नेता पर कुछ पुलिस एक्शन, कुछ लीगल एक्शन होता था, वो बाहर आके कहता था लॉ विल टेक इट्स ओन वे, बिकॉज उनको पता था कि कानून इतना धीरे चलेगा कि एक बार बेल मिल गई तो 25-30 साल तो उनको कहीं नहीं गए। ये हमने बार बार देखा। लालू जी का केस 25 साल चला, तो आज 8 साल में क्यों रिजल्ट नहीं आया, 10 साल में रिजल्ट क्यों नहीं? इसके बारे में यहाँ जो बैठे हैं लोग, जो अपने आप को वकील और न्यायपालिका के अंदर का भाग मानते हैं, उनको पता है कि हमारे न्याय व्यवस्था जिस प्रकार चलती है धीमी गति से, उसके कारण अब छाती ठोक के कहते रहे बेल मिले, यानी हम वी निकल के जेल से आते हैं, हमारे नेता वी दिखाते हैं, बेल के ऊपर जब निकलते हैं मानो केस जीत गए हो। ये हमारी समस्या है। जहां तक पार्था का सवाल है, मैं मानता हूं कि उनके व्यक्तिगत जो भी रिश्ते हो, चाहे वो अर्पिता हो चाहे पार्था हो, इसका मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो निजी रिश्तों को चलाने के लिए लोगों के पैसे, गरीब जनता के पैसे लुटाए गए, बिछाए गए, लोगों में बांटे गए और खुद संभाले गए, इसकी समस्या है। आप पर्सनल रिलेशन को पॉलिटिक्स में लाएंगे, पर्सनल रिलेशन को आप इन्वेस्टमेंट में लाएंगे, जो सरकारी पैसा ये हमें मंजूर नहीं है। तीसरी बात, जहां तक तहसीन और ये नेशनल हेराल्ड वालों का सवाल है, सवाल ये है कि केस में दम है कि नहीं है। हम कई महीनों से लगातार केस के बारे में जान रहे हैं, किस प्रकार से एक पब्लिक ट्रस्ट की 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं चल रही, वो प्रॉपर्टी 1-2 ट्रांजैक्शंस के अंदर उठा के किसी एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई, जो कंपनी आपको अभी अपने आप को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने के लिए 2019 में अपील कर चुकी, जो रिजेक्ट हो गई। तो आप कहेंगे नहीं हम तो प्राइवेट हैं, हमने तो कोई पैसे का दुरुपयोग कर नहीं सकते। भाई साहब, करोड़ों रुपए का किराया इस ट्रस्ट में आया कि नहीं आया? वो करोड़ों किसको मिला? पर करोड़ों का किराया, क्योंकि ट्रस्ट के ऊपर 76% मालिकाना हक तो नेहरू परिवार का है। तो कृपया लोगों को विभ्रम में न डालें, दुराग्रह न करें। सत्याग्रह के नाम पर कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है, और क्योंकि पहले कानूनी कार्रवाई नरम होती थी, अब बढ़ गई। आप देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ कन्विक्शन भी बढ़ेगा। जरा धैर्य रखिए, जरा धीर रखिए। आप बार बार वो लोगों को मजाक उड़ा के बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। रतन शारदा जी, मैं आपके साथ पूरी तरह सहमत हूं, और मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूं, मैं ये साफ करना चाहती हूं कि किसी भी निजी रिश्ते में मेरा कोई भी टिप्पणी करने का उद्देश्य नहीं है। मैं निजी रिश्तों में नहीं जाना चाहती, लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस ये कहती है कि पैसे मिले अर्पिता मुखर्जी के घर पे और पार्थ चैटर्जी के घर पे नहीं मिले, तो इसलिए आप तृणमूल कांग्रेस
कांग्रेस को बीच में ना घसीटिए। मैंने सिर्फ इस मुद्दे से ये सर्टिफिकेट दिखाया था कि ये जो रिश्ते हैं उजागर करते हैं कि अर्पिता और पार्थ चैटर्जी करीबी थे, और अगर इतने करीबी थे, क्योंकि हम अपने परिवार के लोगों को ही नॉमिनी बनाते हैं अक्सर LIC में या जीवन बीमा में, मेरा निजी रिश्तों पर टिप्पणी करने का कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो पैसे मिले गए उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पार्थ चैटर्जी के मिनिस्टीरियल पोजीशन से था। ये पत्र शायद उसको और उस पूरे संदेह को और भी बड़ा करता है और उसको कोरॉबोरेट करता है। आशुतोष मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब अगर AJL नेशनल हेरल्ड चला रही थी 1938 से, अच्छी बात है, अखबार निकाल रही थी, अच्छी बात है, जिस तरह से भी अखबार निकले, हम तो चाहेंगे कि पत्रकारों के लिए नौकरियां बढ़ें और अखबार निकलें और टेलीविजन चैनल्स आएं, लेकिन ये अखबारों के नाम पर जो बिल्डिंगें ली गई, और एक बिल्डिंग मैंने आपको लखनऊ में दिखाई है, मैं एक मुंबई की बिल्डिंग भी आपको दिखाना चाहती हूं, जहां पर AJL हाउस, जहां पर हमारे रिपोर्टर ने जाकर तहकीकात की। आइए देखिए ये बिल्डिंग अब क्या कर रही है। दिखाती हूं मुंबई का एसोसिएटेड जर्नल्स का ये बिल्डिंग। मुंबई के उस पॉश इलाके से हम रिपोर्ट कर रहे हैं बांद्रा पूर्व में, जहां पर आपको एक लैविश बिल्डिंग नजर आएगी, और ये बिल्डिंग उस जगह की है जहां पर इस मुखपत्र का जो दफ्तर था वो बनना था। बैकवर्ड क्लास से जो लोग हैं उनके लिए, बच्चों के लिए हॉस्टल बनने थे, साथ ही साथ कई सारी और जो चीजें हैं यहाँ पर बनाई जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दिस इज द वेरी पर्टिकुलर बोर्ड दैट यू आर सेइंग दैट दिस कुड बी योर न्यू ऑफिस, प्रीमियम ऑफिस फॉर लीज, विच इज बाय JLL रियल एस्टेट। यहाँ आप देख पाएंगे AJL हाउस जो बताया जा रहा है, ये इस पूरी लैंड पर जो है फिलहाल काम कर रहा है। आपको बता दें कि 30 साल तक इसे लीज पर दिया गया, लेकिन इसका भाड़ा, इसका किराया किसे मिला, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि लगातार जो पूरी बिल्डिंग थी आवंटित की गई थी बैकग्राउंड क्लास के लोगों के लिए, ना उसको लेकर कोई काम हुआ, ना नेशनल हेराल्ड का यहाँ पर जो है कोई दफ्तर बना। सुबह यहाँ पे एक बोर्ड लगा था जिसपे लिखा था JLL रियल एस्टेट कंपनी को ये जगह लीज पे दी जाएगी, बट अभी ये बोर्ड आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ से पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। एक पोस्टर लगा था जिसपे ये लिखा था कि ये बिल्डिंग लीज पे दी जाएगी। देखा आपने आशुतोष जी, 10 बजे लीज पर बिल्डिंग के ऑफिसेज दिए जा रहे थे। 2 बजे हमारी रिपोर्ट जब चली टेलीविजन पे, इतना कहर है टाइम्स नाउ नवभारत का कि वो बोर्ड ही हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया भाई? अगर कोई पैसे का लेन देन नहीं है, अगर कुछ दाल में काला नहीं है, तो घबरा क्यों रहे हैं? ईडी के सामने से जाने से क्यों घबरा रहे हैं, और टाइम्स नाउ नवभारत की फोटो से क्यों घबरा रहे हैं? और साथ ही में पब्लिक का सवाल है, मिर्जापुर से संजय पूछ रहे हैं, कभी कांग्रेस वाले कहते हैं कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। नाविका जी, आपके ही चैनल में लखनऊ के हेरल्ड बिल्डिंग के दुकानदार बता रहे हैं कि उन्होंने दुकान हेरल्ड से नहीं बल्कि आरोही बिल्डर से खरीदी। कांग्रेस इस पर सौदे में कहां थी? जवाब दीजिए पब्लिक का। म्यूट पर हैं, आवाज सुनाइए और जवाब दीजिए। अब आई आवाज? बिल्कुल आई। तो मैं ये कह रहा था, आप बार की बात कर रही हैं, तो एक तो इससे बड़ा बार है जहां पे जिसमें आप ये प्रूफ्स दिखा रही हैं, उसके प्रूफ्स भी हैं, लेकिन उन प्रूफ्स की कोई बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत जो आजकल बात चल रही है बार की, गोवा में। उस बार के तो जो है प्रूफ है, ROC में भी है, किसका बार है, कौन कौन उसमें हिस्सेदार हैं, सब स्पष्ट है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप तो बात करेंगे बियर की दुकान। कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, उसके दायरे में रहिए। आप शायद कानून माने या ना माने, हम पर पाबंदी है, हम तो जरूर कोर्ट को मानते हैं। आप चले जाइए, आप चले जाइए। एक होता है बार जहां से वकील भी मिलते हैं, वकील लेकर चैलेंज कर लीजिए उस बार से। आपको गोवा का बार क्यों नजर आता है? आप चले जाइए, बार से वकील लेकर चैलेंज कर लीजिए। लेकिन आप पब्लिक के सवाल से भाग नहीं सकते। पब्लिक के सवालों का जवाब जरूर दीजिए। आपने और हमने दोनों ने बहादुर शाह जफर मार्ग पे कभी ना कभी काम किया है, जहां पे की अखबार की बिल्डिंग है
मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भी समझ रही हैं कि कौन से अखबार है जिसमें कि कई सारे फ्लोर्स हैं जो कि किराए पे उठे हुए हैं, और वो नाम है उसका उस पर्टिकुलर अखबार के नाम में आज भी प्रसिद्ध है वो। तो ये कहना कि एक बिल्डिंग जो कि शायद किसी अखबार के नाम से बनाई गई है उस पे और लोग किराए पे नहीं दिए जाते, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, बेच भी दिए जाते हैं, सालों से चल रही है, बेच भी दिए जाते हैं। वो देखिए, वो जवाब आपने प्रूफ लाए हैं, वो तो जवाब देंगे कांग्रेस वाले। हम तो जो फैक्ट्स हैं जो आज भी हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि अखबार के नाम पे बिल्डिंग है और उसमें जो है किराए पे और लोग हैं, क्योंकि पूरा इतना बड़ा अखबार की बिल्डिंग में तो आप कह रहे हैं कानून जाए खड्डे में, कोई कर रहा है तो हम भी करें, तो इसमें क्या है? कानून तो जो है चल रहा है। कानून के हिसाब से अगर जो है सजा दी जा सकती है तो दी जाएगी। यहाँ पे क्या बात है कि यहाँ पे इंटरेस्ट सजा में नहीं है, जैसे कि अभी ये चल रहा था कि केस चलता रहता है। यहाँ पे मोदी सरकार को फायदा इससे है कि कितना इस केस को लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस पे वो कीचड़ उछाल सकती है, और कितना इसके नाम पे वो अपनी जो काम कमियां हैं, चाहे वो जो है नौकरियों को लेके हो, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे अपने और जो भ्रष्टता के आरोप लगते हैं उस पे हो, उसकी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। शेखर अय्यर जी, और कुछ नहीं। शेखर अय्यर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 2002 से लेकर 2022 तक जब कीचड़ उछाला जा रहा था उसका किसी ने हिसाब रखा नहीं। अब ये 8-9 साल में कुछ कीचड़ उछला, उस पर दर्द हो रही है। जवाब दीजिए आशुतोष मिश्रा जी की दलील पर। नविका जी, दर्द इसलिए हो रहा है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब नहीं है हमारे पास, इसलिए दर्द हो रहा है। देखिए, सबको पता है, देखिए जो सब पता नहीं आज खरगे ने भी क्या जवाब दे पाए होंगे कि जो भाई सिंपल फैक्ट जो है, ये लगातार केस पहले पीआईएल की रूप से शुरू हुआ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू किया, फिर लगातार वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, बेल भी नहीं मिला। देखिए बेसिक, देखिए महंगाई, बेरोजगारी वो अलग बात है। केवल नेशनल हेराल्ड की बात की जाए, अगर मुझे सबसे आश्चर्य बात नविका जी मैं खुलासा करना चाहता हूँ, कई कांग्रेस लीडर्स मुझे पूछते हैं भाई ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है, क्या जरूरत थी एक एसोसिएटेड जर्नल से यंग इंडियन करने का, वो भी क्या जरूरत थी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 76% शेयर लेने का, अगर इसमें कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो क्यों लिए, और लिए तो कैसे लिए। और ये किराए, देखिए आपको पता है कि नेशनल हेराल्ड हाउस में पासपोर्ट ऑफिस ही 80 लाख से ज्यादा किराया दे रहा है, तो ये किराया किसको जाएगा? पहले एक कंपनी को जाता था, अभी दूसरे कंपनी को जाएगा। उस कंपनी का मालिक कौन है? अभी 76% है। देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता भी मतलब जैसे दिग्विजय सिंह का आपने टेप चलाया था, भाई ये कहाँ लगाना है, अटेंडेंस कहाँ लगाना है, वैसे ही सब लगे हुए हैं, डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि ना करेंगे तो सवाल आएगा। लेकिन वो खुद समझ नहीं पाए कि इतने बड़े पार्टी का इतने बड़े नेता और नेत्री कैसे फंसे, और किसकी सलाह पे फंसे, और जो लोग सलाह दे रहे हैं वो आज ट्वीट करते जा रहे या बड़े बड़े लंबे स्टेटमेंट निकाल रहे। तो ऐसे इनको मिसलीड करके लीडर को फंसा दिए, और जैसे फंस गए अब कोई रास्ता नहीं है। तहसीन पूनावाला, सच बात है, मुद्दे की बात तो यही है तहसीन पूनावाला, अगर कुछ उसमें था नहीं तो यंग इंडियन बनी क्यों? 76% शेयर होल्डिंग राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर आई क्यों? और अगर कोई किराया नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई काम नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे सीईओ। अब सीईओ किसके, जब नीचे कोई एम्प्लॉय ही नहीं है तो किसके सीईओ? ये भी कोई जवाब नहीं। तो ये सब इतना झमेला किस लिए? बियर की दुकानें खुलवाने के लिए? कोई झमेला नहीं है। अगर आप मुझे 1 मिनट दे दे, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूं। मैं विनम्रता से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। 2 चीज, एक नलिन जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, क्या पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़पेपर को चंदा दे सकती कि नहीं। 6 नवंबर 2012 में नलिन जी, इलेक्शन कमीशन ने ये चीज क्लैरिफाई की। आप ही की पार्टी ने कंप्लेन किया था कि बिल्कुल अधिकार है कांग्रेस का नाम है कि नेशनल हेराल्ड को लोन दे सकती है, एजेएल को लोन दे सकती है। इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई कर दिया, मैटर चैलेंज में। दूसरी चीज सर, एजेएल और यंग इंडियन को लेकर बार बार एक रूमर फैलाया जाता है कि ये 76
50% गांधी परिवार के पास शेयर है तो प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफर हो सकती है। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रांसफर नहीं हो सकती। दूर बजे, एक यंग इंडियन सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है तो प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज है सारी प्रॉपर्टीज के मालिक वही नहीं, सरकार के प्रॉपर्टीज है, ये तो लीज पे, तो प्रॉपर्टी यंग इंडियंस को ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। जब हो ही नहीं सकती तो किस बात का स्कैम है? तीसरी चीज कहते, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, भाजपा बार बार एक झूठ फैलाते कि इसमें हवाला का मनी था, 1 करोड़ रुपए डोटेक्स से आया। डोटेक्स एक हवाला कंपनी है, मैं आपको बता दूं, डोटेक्स एक गोयनका ग्रुप की कंपनी है और कोर्ट के अंदर इनकम टैक्स ने विड्रॉ कर दिया हवाला का चार्ज है। ये चीज को फैक्ट चेक कीजिए, ये विड्रॉ कर दिया। लेकिन भाजपा यहाँ के कहती हवाला का पैसा था, 1 करोड़ गोयनका ग्रुप का पैसा था, फैक्ट चेक कीजिए डोटेक्स गोयनका ग्रुप का था या नहीं था, और 17% इंटरेस्ट के साथ उसने लौटाया गया। तहसीन पूनावाला जी, आप कह रहे हैं कि ये लीज पर है लैंड, ये सरकारी लैंड है, तो मुझे बताइए, आपके सामने लोग कह रहे हैं आरोही बिल्डर से हमने खरीदा, हमारी अपनी है, रजिस्ट्री है हमारे नाम पर। नलिन कोहली जी, आम आदमी क्या ये राजनीतिक एक्सप्लेनेशंस में उलझा रहेगा? क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा, इतना सारा जमीन फ्री में लीज में दिया जाता है, बिक भी रहा है, कंपनियां बन रही हैं, अक्वायर कर रही हैं, और यहां हमें पाठ पढ़ाया जा रहा है कि ना वो ट्रांसफर हो सकता है, ना प्रॉपर्टी गांधी के नाम पर हो सकती है। तहसीन पूनावाला के एक्सप्लेनेशन पर जवाब दीजिए। बिल्कुल नाविका जी, इसलिए कांग्रेस पार्टी या उनके समर्थक मूल मुद्दे से भाग रहे हैं। अब जैसे तहसीन जी ने कहा कि देखिए, हमने एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में आप दे सकते हैं चंदा, ये लोन है, फिर लोन को वापस क्यों नहीं लिया गया? मैं कह रहा हूं ना, बैंक थोड़ी ना कांग्रेस पार्टी 90 करोड़ रुपए डाल देते कंपनी में और 1 करोड़ रुपए के लिए यंग इंडियंस को पकड़ा देते हैं, पूरा लोन असाइन कर देते हैं। अच्छा, ये अगर सेक्शन 25 कंपनी है तो फिर क्यों ले रहे हैं राहुल जी और सोनिया गांधी जी 76% के साथ? भाई क्या पड़ी है आपको लेने में? कोई प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी ना है। फिर पैसे यंग इंडियन में कहां से आए? कोई राहुल गांधी जी के बैंक अकाउंट से आए कि मैं कंपनी बना रहा हूं, मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसे देता हूं? सोनिया गांधी जी ने कोई कहा कि मैं अपनी कंपनी में पैसे खुद डालना चाहती हूं? पैसे आते कोई थर्ड कंपनी से, हवाला हो नहीं हो क्यों दे थर्ड कंपनी? फिर चौथी बात ये कहना भाई ये सारी चीजें सरकार के पास जाएंगी, तो सरकारी जमीनों में और इस सब में बियर की दुकान क्यों खोल रही है, क्यों बिक रहे हैं ये सारे, जो आप खुलासा करें। आखिरी बात मुझे बताइए, एक कंपनी का कंट्रोल किसके पास है? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की कंपनी। भाई कुछ भी हो जाए, उसमें कमाई हो ना हो, वो कमाई सोनिया जी के बैंक अकाउंट में जाए या ना जाए, कमाई हो रही है, किसका अल्टीमेटली मालिक कौन है? मालिक तो यंग इंडियन है। यंग इंडियन का मालिक कौन है? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, 76% शेयर। तो अब बताइए कि यंग इंडियन कंपनी, चाहे मैं दिल्ली से चीन जाना चाहता हूं, अमेरिका जाना चाहता हूं, इटली जाना चाहता हूं, जहां भी टिकट बनवा सकते हैं, कमाई बनना शुरू हो जाता है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है। तो ये गंभीर सवाल है, कोई राजनीतिक गंभीर दल सवाल है। और मैं ये सब मुंबई की करना चाहिए? तस्वीरें आपको देश की बात स्क्रीन होती पर है। दिखा रही हूं। मुंबई की तस्वीरों पर सुबह जो बिल्डिंग लीज पर ऑफिस दे रही थी, वो दोपहर को लीज का बोर्ड क्यों हटा देती है? ये भी तो एक सवाल है। और वो बोर्ड बताता है अपनी कहानी कि बोर्ड जिस पे लिखा हुआ था कि आइए भाई ऑफिस स्पेस ले लीजिए, दिस कैन बी योर ऑफिस, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो दोपहर तक गायब क्यों हुआ? ऐसा दाल में क्या काला है? ये सवाल है। और रजिस्टर्ड ऑफिस है एजेएल का, दिखाया हुआ है बोर्ड पे, और वहां ऊपर चढ़ रहा है, चले जाइए तो वो तस्वीर में दिख रहा है रेंटेड टू बिग कॉर्पोरेट्स है। अब रेंटल इनकम कॉर्पोरेट फ्री में तो रह नहीं रहा होगा, रेंटल इनकम किसी के पास तो जा रही होगी। कौन सा खजाना है? और यही ऐसा ही खजाना तो मिला अर्पिता मुखर्जी के घर से, और तब तृणमूल कांग्रेस ने कहा। तो मानव जायसवाल जी, पैसे जब मिलते हैं और सवाल पूछे जाते हैं तो सब कह देते हैं हमारा पैसा नहीं है, समय आएगा तो बताएंगे, हमारा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है। और फिर निकलते हैं कनेक्शन। अब कनेक्शन जब निकलते हैं तो आप समझा दीजिए ना, मुझे ना समझाइए, पब्लिक को समझा दीजिए कि कनेक्शन था, 10 साल से था। क्या तृणमूल कांग्रेस में किसी को पता नहीं? और क्या मंत्री बनने से पहले किसी की वेरिफिकेशन नहीं होती? और कोई मंत्री जब बना होता है तो क्या किसी को सरकार में पता नहीं चलता कि पैसे जा रहे हैं, नौकरियों के बदले पैसे लिए जा रहे हैं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, कोई चेक नहीं? ऐसा कैसे होता है मानव जी?
मैडम बड़े सुंदर तरीके से आपने विवरण दिया, बहुत सारा चीज आपने बोल दिया। देश इतना चीज ले नहीं पाएगा मैडम। आपने बोला कि चेक केवाईसी बोलते हैं, नो योर मिनिस्टर्स और व्हाटएवर, नो योर मिनिस्टर, कस्टमर नो योर मिनिस्टर, केवाईएम है आपके केस में। केवाईएम, ठीक है। अब देखिए मैडम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बंगाल में कौन है? शुभेंदु अधिकारी। क्या सर्टिफिकेट है मैडम उनका? शारदा नारदा सब चल रहा है, लेकिन बीजेपी का क्या है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अरे मैडम रिवॉर्ड सुनिए, हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा क्या क्या घोटाले नहीं हुए, लेकिन आज भी वहां है। व्यापम स्कैम, मामा जी क्या क्या नहीं हुए, में मुख्यमंत्री है। अरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पोखरियाल जी को हटाना पड़ा, कितने मंत्री को। मैं सीधी बात, अब आप क्षमता रखिए सुनने की सर, इतने बड़े पार्टी के आप प्रवक्ता, क्षमता रखिए। अब सुनिए होता है क्या मैडम, दुनिया भर की आप पूरी पार्टियों को ले लीजिए, एक तरफ बीजेपी एक तरफ है। हुआ क्या, हिंदुस्तान में, भारत में कितने सारे राज्यों में उनके मुख्यमंत्री बने, कितने मुख्यमंत्री ने 5 साल का टर्म क्लियर किया मैडम? कितने मुख्यमंत्री गिनेंगे क्या? 5 उंगलियों में नहीं गिन पाएंगे, 5 उंगलियों में नहीं गिन पाएंगे। क्या कारण है मैडम? सब क्या करप्ट है? और अगर करप्ट है तो बीजेपी में ही है, तो ईडी तो होंगे और नहीं पहुंचेगी। और जो ईडी से बचता है वो बीजेपी में जाके छुप जाता है। ये है हवाई जहाज यात्रा। कैसी यात्रा? तो यानी कि आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जी जब तृणमूल कांग्रेस में थे तब करप्ट हो गए थे और अब बीजेपी में जाके छुप गए थे। तो यानी कि यहां भी आप कह रहे हैं कि जो करप्शन हुआ वो तृणमूल कांग्रेस के दौर में हुआ, अब छुपे हुए हैं बीजेपी के पास। लेकिन नलिन कोहली जी जवाब दीजिए मानव जी के सारे आर्ग्यूमेंट्स का। नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, हर बार 2 बातें आ जाती हैं तो 3 गिने चुने ये जवाब है। अरे मानव जी, अभी 2 मिनट पहले आप मुझे ही कह रहे थे सुन लीजिए, आप भी तो एक अच्छी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनने की क्षमता रखिए ना। आप ही का ज्ञान आप पर सुना रहा हूं भाई साहब। अब 1 मिनट एक करके चले। हेमंतो बिस्वा शर्मा जी की बात की, भाजपा ने आरोप लगाया था हेमंतो बिस्वा शर्मा जी कांग्रेस में रहते हुए कोर्ट से बरी अपने आप को करके आए। अब आइए व्यापम पे, बहुत कहा घोटाला है घोटाला। शिवराज जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा सीबीआई करिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा तारीफ की उस सरकार की। घोटाला करने वाले हमेशा जो है कांग्रेस के पास पहुंच जाती है तारे। घोटाला को उजागर करने में बीजेपी का हाथ होता है और चिल्लाते हो आप हम पर कि आप क्यों इसको ऐसे कर रहे हैं। तो इसीलिए पैसे 20 करोड़ रुपए 2 बार पकड़े गए अर्पिता चैटर्जी के घर से। सवाल उठता है कि ममता जी की सरकार को पता नहीं पड़ रहा था कि 40 करोड़ रुपए जो है अर्पिता चैटर्जी जो है, पार्थो चैटर्जी के साथ अर्पिता मुखर्जी लगी हुई है, तो उनका ऐसा नहीं आया कि पता नहीं पड़ा। तो प्रश्न उठेगा 40 करोड़ किए कैसे? 56 सरकार इतनी निकम्मी थी कि 40 करोड़ कैश ऐसा उठाया जा सकता था सोने के साथ। 22 करोड़ एक बार, 56 तो और भी बढ़ा है, एक बार 29 करोड़ एक बार, फॉरेन एक्सचेंज अलग। आप 56 करोड़ का फिगर जो है और वो तस्वीरें जो है जनता भूलेगी नहीं, क्योंकि इतने पैसे किसी ने कभी देखे नहीं होंगे। लेकिन मुद्दा ये मानव जी मुद्दा ये है कि सिर्फ एक ही आपके पास आर्ग्यूमेंट है कि क्या बीजेपी में कोई करप्ट नहीं है। और मैं पूछना चाहती हूं ये एक सवाल रतन शारदा जी, जो पब्लिक भी पूछ रही है, क्या बीजेपी में कोई करप्ट नहीं है? और ये सवाल आया है हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा जा रहा है अमरोहा से। नरेश का सवाल है, भाजपा कहती है कि सीबीआई ईडी की टीम सत्ता पक्ष के भ्रष्ट नेताओं के घरों में कब पहुंचेगी? और अमरोहा से दीपांकर गौतम पूछते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का समन उस समय मिला जब वो सदन की कार्रवाई में व्यस्त थे। क्या ये सही है? क्या लोकतंत्र में यह सही है कि आप उसी वक्त भेजते हैं समन जब कोई सदन में हो? रतन शारदा जी, देखिए, कोई व्यक्ति सदन में है, सदन के बाहर है, इसका किसी चार्ज से क्या लेना देना? मेरा कहना है कि कोई व्यक्ति सदन में है, सदन के बाहर है, उसका समन से क्या लेना देना? अगर उसके पास उसको चार्जेस लगे हैं, जहां मर्जी समन डिलीवर करिए। क्या उसकी संसद की कार्रवाई में रोक पड़ी, किसी प्रकार से दुविधा पड़ी? नहीं। अब जहां तक सवाल पार्था का है, जैसे पहले मैंने कहा था कि आप सरकारी और लोगों के, गरीब लोगों के पैसे से अय्याशी करते हैं, गरीब लोगों के पैसे के साथ रिश्ते बनाते हैं, जिसका बिल्कुल कोई उपाय आपके पास नहीं है उसको सिद्ध करने का। आप मजाक उड़ा लीजिए, जब कहते ये भी करप्ट वो भी करप्ट। लोगों को करप्ट कहने से आप ये बताइए ना कि करप्शन हुआ कि नहीं हुआ।
इतने सालों से इस ममता की सरकार चल रही है, उसके फंक्शन के अंदर अर्पिता जी आती हैं, स्टेज के आसपास मंडराती हैं, उनका नाम लिया जाता है, उसके बावजूद ममता दी को कुछ नहीं पता चलता। जब तक ईडी हमला नहीं करती तब तक पता नहीं चलता, जब ईडी हमला करती है तो आप तिलमिला जाते हैं, आप 10 और केस गिनाने लग जाते हैं। अब आइए नेशनल हेराल्ड पे तेज सिंह पुनावाला ने बार बार कहा कि ये किसी का तबादला हुआ नहीं, संपत्ति किसी के पास गई नहीं, तो करोड़ों का किराया ये एजेएल को जा सकता था ना, बीच में यंग इंडिया को लाने की जरूरत क्या थी? जब आप 400 करोड़ के आसपास किराया आ चुका है, जो इनकम टैक्स के अंदर डिमांड जा चुकी है, जिसको अपील पे अपील हो रही है, हर अपील ठुकराई जा चुकी है। इतना ही नहीं, 2019 में अपने आप को चैरिटेबल ट्रस्ट भी डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो भैया आपको अगर किराया लेना ही था, जैसे कह रहे हैं यहाँ पर आशुतोष जी के किराया तो सभी अखबार वाले लेते हैं, तो भैया एजेएल सीधा ले लेता। एजेएल गरीब था, एजेएल के पैसे नहीं थे। एक 5 लाख की इक्विटी वाली कंपनी अपना 90 करोड़ का लोन उठाती है, लोन अपने ऊपर लेती है और 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने पास ले लेती है, उसका किराया खाने लग जाती है। फिर आपके तक करप्शन तो कहीं है ही नहीं। नहीं और आप ये मानते भी नहीं, प्रॉपर्टी तो ले नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी बिक गई। कौन मान रहा है लीज की शर्तें? पहले तो इस पे तहकीकात होगी। मानव जायसवाल जी भी हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मानव जायसवाल जी, बिल्कुल सिर्फ 30 सेकंड है मेरे पास, 30 सेकंड में अपनी बात कहिए मानव जी। मैडम बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। हमारे जो गुरुजन है रतन जी, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने विवरण दिया कि भैया वो स्टेज शेयर करती हैं बनाने का। ममता बनर्जी 12 करोड़ की मुख्यमंत्री, 12 करोड़ लोगों की मुख्यमंत्री हैं, सबके साथ जाती हैं पंडालों में, पैदल चलते हुए पद यात्रा, कम से कम 400 पूजा पंडालों को ओपनिंग करती हैं, हजारों लोग उनसे मिलते हैं। नीरव मोदी कौन है भाई? इतने बड़े व्यवसाय है, मोदी जी थपथपाते हैं। स्टेज पे होना नीचे होना से फर्क है। आपके मिनिस्टर की खास है वो, आपको जानकारी नहीं है। आपके मिनिस्टर की खास है वो। कृपया लोगों के आंख पे धूल मत झोंकिए। फोटो खिंचाते हैं टेररिस्ट। अच्छा टेररिस्ट, अरे क्या सुनूं मैं? आपका मिनिस्टर नंबर 2 कैबिनेट का, उसके आसपास कौन है, क्या उसके संबंध है, क्या चल रहा है? इतने सारे मानव जी 12 करोड़ लोगों की जरूर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सारे 12 करोड़ लोगों का नाम नहीं लेती किसी स्टेज से। अर्पिता जी का नाम लिया था स्टेज से और उनकी काम की तारीफ भी की थी। लेकिन मैं जाने से पहले 30 सेकंड में शेखर अय्यर जी आपसे जानना चाहती हूँ। शेखर अय्यर जी, तमाम लोगों की दलीलें अब बचकर रह क्या गई हैं? कोई कहता है विपक्ष के नेता हैं इसलिए उन पर हो रहा है, लेकिन दस्तावेजों पर किसी के पास कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी तथ्य नहीं है। अर्पिता मुखर्जी, पार्थ चैटर्जी का जो ब्लैक एंड व्हाइट है वो आपके स्क्रीन पर है। हेराल्ड हाउस में क्या हो रहा है, कहां बियर बिक रही है और कौन सी दुकानें बिक गई हैं, वो स्क्रीन पर है। ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये स्क्रीन पर हैं। और यंग इंडिया में कोई एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सीईओ हैं। किसके सीईओ हैं हमें नहीं पता। मुझे ये बताइए, तमाम चीजों को डाइवर्ट करने के लिए ये कहना कि अरे भाई महंगाई है, महंगाई मुद्दा है, वो अलग चीज है, वो अलग इशू में ले आइए, मिस गवर्नेंस में ले आइए, लेकिन इन चीजों, इन सवालों के जवाब कोई विपक्षी दल दे पा रहा है? क्या आप उनसे संतुष्ट हो पा रहे? देखिए, एक बात तो क्लियर है नविका जी, हमें बिल्कुल याद रखनी चाहिए, जो बंगाल में जो कैशेस आए हैं वो केवल अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी का मामला नहीं है, उन लोगों की मामला है जिन्होंने नौकरी के लिए पैसे दिए हुए, अपने गहने दिए हुए। आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी देखिए। इसीलिए तो ये बात है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सरकार में होते हुए ये नंबर 2 थे, इसीलिए तो मंत्री पद से हटाए गए, सेक्रेटरी जनरल थे। अब मुझे तो लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता को पूछना चाहिए अभिषेक बनर्जी से, उनको क्यों हटाया गया, क्यों उन्होंने दबाव डाला उनको हटाने के लिए, ये सब पूछना चाहिए। यहाँ आके केवल नीरव मोदी की बात करने से उन गरीब लोगों जिन्होंने पैसे दिया है, नौकरी भी नहीं मिली है। बिल्कुल, जो महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, वो बेरोजगारों के बारे में क्यों नहीं सोचते जो बेरोजगार पैसे देकर नौकरी लेने पे मजबूर थे? वो बेरोजगार जिन्हें हटा दिया गया लिस्ट से क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाए, इसकी किसकी जवाबदेही होगी? और जब जमीन ली जाती है अखबारों के नाम पर और फिर ट्रांसफर हो जाती है गांधीज के नाम पर,
फिर बिकती है कहीं पर बियर, बिकते हैं कहीं पर दुकानें। इसके जवाबदेही किसकी है? और इसको भी कहना कि ये ईडी का, मोदी सरकार का सख्त रवैया है, क्या ये सही है? पिछले कई दिनों से पब्लिक डिमांड पर मैं ईडी के मुद्दे को डिबेट में ला रही हूं, क्योंकि सुबह से शाम तक मुझे भी ऐसा लगता है कि हर तरफ से छापेमारी की कहीं ना कहीं से खबर आती है। अब इसके दो पहलू हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि एजेंसियां करप्शन के खिलाफ सुपर एक्टिव मोड में हैं। दूसरी बात ये भी है कि विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ छापेमारी हो रही है, बदनामी की जा रही है, कोर्ट में मामले तेजी से नहीं निपटाए जा रहे और बदनाम किया जा रहा है। मेरा नजरिया यह है कि एजेंसी सबूतों के मुताबिक जरूर एक्शन ले, लेकिन कौन दोषी है, कौन राजनीति का शिकार है, यह बात अदालत में तय होती है। इसके लिए जरूरी है कि जितने सुपर एक्टिव मोड में एजेंसियां हैं, उतने ही सुपर एक्टिव मोड में सुनवाई कोर्टों में भी हो, फैसला भी हो, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। और इस वजह से लोगों में यह मैसेज जाता है कि सिर्फ छापेमारी से क्या होगा। मुझे लगता है कि आम लोगों के इस सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए। ऐसा होने से एजेंसियों पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा और तभी शायद करप्शन का सामना हो पाएगा। यही है मेरा नजरिया। लेकिन जाने से पहले ईडी के पूरी तहकीकात के मामले में टाइम्स नाउ नव भारत के पास अब एक और खुलासा। संजय राउत की संपत्ति के एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं, जिनसे यह खुलासा हुआ है कि संजय राउत ने पत्नी वर्षा और अपने करीबी सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर के नाम पर अलीबाग में प्रॉपर्टी खरीदी, जिसके लिए वर्षा राउत के अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर हुई। वर्षा के खाते से प्रॉपर्टी के लिए पैसे का लेन देन का भी खुलासा हुआ है। इसी मामले में कल ईडी ने वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया है और ये स्वप्ना पाटकर जिसके नाम पर अलीबाग में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही थी, ये वही स्वप्ना पाटकर है जिसे संजय राउत फोन पर डरा रहे थे, धमका रहे थे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये पूरी बातें फोन की हमने आपको पिछले शुक्रवार को सुनाई थी। परतें खुलती जा रही हैं और सच सामने आता जा रहा है। क्या विपक्ष भाग सकेगा इस सच्चाई से? यही है सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।